क्या आपको ये पता है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हैं तो उस पार्टनरशिप का फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, या फिर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, और अगर नॉन रजिस्ट्रेशन रह गया फर्म तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कॉमर्शियल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर लोगों के काम भी आ जाता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते भी है लीगल एडवाइस के थ्रू कि फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है और फर्म के अपंजीकरण का होने से क्या परिणाम होंगे। यानी एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म एंड व्हाट वाज द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि क्या फर्म का पंजीकरण अनिवार्य है। इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी। तो जब भी कोई पार्टनरशिप होती है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, एक फर्म हो जाता है, और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। पर पंजीकरण के बाद एक भागीदारी को कुछ कानूनी अधिकार दिए जाते हैं, इसीलिए फर्म या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना वांछनीय जरूर है, मतलब कि आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, कंपलसरी नहीं है। अब भागीदारी अधिनियम में जाते हैं और उसकी धारा 57 को देखिए। धारा 57 कहती है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो भागीदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रार को नियुक्ति करे, और इस प्रकार के अधिकार के तहत आधिकारिक गजट में एक सभी राज्य सरकारों ने अपने राज्य के फर्मों के रजिस्ट्रार की नियुक्ति की है। मतलब हर स्टेट में एक एक फर्म रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है ताकि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस वो करवाए। और रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत एक लोक सेवक होता है। तो रजिस्ट्रार किस पोस्ट पे होता है, एक लोक सेवक यानी कि पब्लिक ऑफिसर होता है। तो यहाँ पर भागीदारी अधिनियम की धारा 57 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, और रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 के धारा 21 के अंतर्गत एक लोक सेवक है, पब्लिक ऑफिसर है। ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये है कि प्रोसीड्यूर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म क्या है, यानी भागीदारी फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। इसके लिए आप जाइएगा भागीदारी अधिनियम की धारा 58 में, 58 में, क्योंकि इसी में भागीदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस दिया गया है। तो भागीदारी फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले तो आपको क्या चाहिए होगा, एक आवेदन चाहिए होगा कि किसी फर्म के लिए आवेदन करना होगा, और इसके बाद उसके लिए एक फॉर्म चाहिए होगा, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म चाहिए होगा, जो कि नॉर्मली किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है। और ये फॉर्म जो होता है ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, मतलब फर्म के लिए ही प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है। और फॉर्म लेने के लिए शुल्क देना होगा। फिर आपने शुल्क दिया और पंजीकरण के लिए आवेदन किया। अब आवेदन पत्र पे सभी साझेदार यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए, और इसमें कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं जो लिखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले कि जिस फर्म का आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसका नाम क्या है, जिस फर्म का आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो किस क्षेत्र में, किस उसमें काम करेगा, क्या कारोबार है उसका। जिस फर्म का आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसका स्थान क्या है, कहाँ पर वो फर्म काम करेगा, और अन्य स्थान का नाम जहाँ पर वो कारोबार करता है करेगा। प्रत्येक साझेदार के फर्म में सम्मिलित होने की तिथि, कौन सा पार्टनर किस तारीख को फर्म में सम्मिलित हुआ उसकी तिथि, उसका नाम, उसका पूरा एड्रेस, वो भी परमानेंट एड्रेस, और फर्म की अवधि कब तक रहेगी, मतलब ये फर्म कब तक वैलिड रहेगा। ये 6 चीज़ें एप्लीकेशन में जो आवेदन है उस पर लिखी होनी चाहिए, और उसके बाद उसमें पार्टनर्स का सिग्नेचर होना चाहिए। अब ये जो सारी सूचनाएं हैं उसी में एक धारा और है, धारा 58 का पार्ट 2, जिसमें आवेदन पत्र पे प्रत्येक भागीदार या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर तथा प्रमाण पत्र होना जरूरी है कि आवेदन पत्र में दिए गए सारे तथ्य, जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं वो सभी सच हैं, यानी कि जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं उससे रिलेटेड पेपर्स भी उससे अटैच होने चाहिए। अब जैसे कि परमानेंट एड्रेस किसी ने जो डाला है तो परमानेंट एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। यदि किसी भागीदार ने हस्ताक्षर नहीं किया, मान लीजिए किसी पार्टनर ने साइन नहीं किया है, तो उस परिस्थिति में फर्म का पंजीकरण तभी संभव होगा जब उस हस्ताक्षर ना करने वाले भागीदार का नाम फर्म से हटा दिया गया। मान लीजिए 5 पार्टनर्स ने फर्म खोलने का आपस में डिसाइड किया, उन्होंने एक आवेदन फॉर्म भरा, उसमें सारा डिटेल डाल दिया, लेकिन 5 में से एक ने फर्म उस पर साइन नहीं किया, तो वो फर्म तब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा जब तक कि वो साइन ना करे, और या तो फिर वो जो पार्टनर है वो वहाँ से हट जाए, तो उसको फर्म से हट जाएगा तभी वो फर्म रजिस्टर्ड होगा। अब चलते हैं भागीदारी अधिनियम की धारा 58 के उपधारा 3 में। ये क्या कहता है, ये कहता है कि फर्म के नाम के साथ क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पीरियल, किंग, क्वीन या रॉयल शब्द नहीं जुड़े रहने चाहिए,
और जब तक राज्य सरकार ने लिखित आदेश के माध्यम से इन शब्दों के प्रयोग के लिए अपनी सहमति ना दी गई हो, फर्म के पंजीकरण के प्रार्थना पत्र में ऐसे शब्द का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि राज्य सरकार की अनुमति संस्तुति के बिना इन शब्दों का प्रयोग किसी भी फर्म के नाम में नहीं किया जा सकता। कौन कौन से शब्द हैं? क्राउन, एम्पेरर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पीरियल, किंग, क्वीन या रॉयल। अब इस आपको ये पूरा डिटेल जान करके समझ में आ गया कि प्रिस्क्राइब फॉर्म जो होता है उसमें क्या क्या भरना होता है। पर ये जो प्रिस्क्राइब शुल्क के साथ फॉर्म का रजिस्ट्रेशन भी होता है, इसमें चेंजेस इन पर्टिकुलर्स, कोई मान लीजिए आपने कोई डिटेल भरा है और उसको चेंज करना हो, तो भागीदारी अधिनियम की धारा 60 में पहुंच जाइए। अब धारा 60 कहता है कि मान लीजिए कोई फर्म का नाम या उसका जगह जो है जहां वो काम कर रहा है उसमें कोई चेंजेस हो गए तो नया पंजीकरण जरूरी हो जाता है। इसलिए वो सारे फैक्ट जो पहले लिखे गए थे वो शुल्क के साथ रजिस्ट्रार को देना होगा और उसमें फिर से सारा नया डिटेल भर के सारे पार्टनर्स को साइन करना होगा। तो जब फर्म का व्यापार एक स्थान पर बंद कर किसी नए स्थान पर चेंज किया जाता है तो धारा 61 या भागीदार अपना नाम और जो स्थायी पता है वो परिवर्तित कर सकता है अगर फर्म का जगह चेंज हुआ तो। और ये दिया गया है धारा 62 में। और जब फर्म समाप्त हो जाती है यानी विघटित हो जाती है तो कोई भागीदार रिटायर हो जाता है तो या कोई भागीदार फर्म में नया कोई भागीदार प्रवेश करता है या एक अवयस्क है जिसे फर्म में लाभ लेने के लिए प्रवेश दिया जाता है तो व्यवस्था प्राप्त होने पे फर्म में भागीदार होने या ना होने का विकल्प चुनता है धारा 63 में। रजिस्ट्रार को उसकी सूचना दी जानी आवश्यक है। बेसिकली ये जो है आपने जब फर्म रजिस्टर किया उस समय आपने जो जो डिटेल भरा उसके मान लीजिए कुछ टाइम बाद कुछ नए डिटेल ऐड हो गए। मान लीजिए कोई आपको एक नया पार्टनर मिल गया है, कोई एक ऐसा पार्टनर जो अवयस्क है उसको फर्म में ऐड किया गया है, या आपके फर्म का लोकेशन चेंज हो गया या आप अपने फर्म का नाम चेंज कर रहे हैं, तो इन सारी चेंजेस जो भी होगा वो सारे चेंजेस के लिए आपको फिर से पंजीकरण कराना होगा। उसके लिए सारा डिटेल फिर से भरना होगा, साइन करना होगा। और ये धाराएँ कौन सी हैं? 60, 61, 62, 63। ठीक है। और इसके बाद आपको रजिस्ट्रार को इन सब चीज़ों के लिए बारे में इन्फॉर्म करना होगा। अब फर्म का रजिस्ट्रार जब इस बात से संतुष्ट हो जाए कि आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है तो वो रजिस्टर करेगा फर्म को और फर्म के रजिस्टर में फर्म का नाम लिख लेगा और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपको दे देगा। यानी इस सारे प्रोसेस होने के बाद आपका फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि फर्म का रजिस्ट्रेशन आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, यानी कि ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो फर्म का पंजीकरण भारतीय साझेदारी अधिनियम में ऐच्छिक है और फर्म का पंजीकरण ना कराने पर साझेदार किसी सजा के दोषी नहीं होते कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको सजा मिल जाएगा। फिर भी धारा 69, अब हम पहुंचेंगे धारा 69 में। इसमें लिखा गया है कि किसी ना किसी अवस्था में फर्म का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फर्म का रजिस्ट्रेशन ना कराने से कुछ चीज़ें आपको नुकसान हो जाती हैं। क्या नुकसान होता है? पहला, साझेदारों में पारस्परिक विवाद, बार टू स्वीट इंसर्ट्स। जब तक फर्म रजिस्टर्ड ना हो और उस साझेदार का नाम फर्मों के रजिस्टर में दर्ज ना हो तब तक कोई भी साझेदार अपने सहसाझेदार के ऊपर या फर्म के ऊपर साझेदारी अनुबंध से उत्पन्न या साझेदारी अधिनियम द्वारा किसी अधिकार के लिए कोई भी वाद दायर नहीं कर सकता, क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो आपस में पार्टनर्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उन लोग के आपस में तो वो कोई भी केस दायर नहीं कर सकते हैं। तो अधिनियम की धारा 69(1) में कहा गया है कि ये नियम साझेदार की हैसियत से दूसरे साझेदार के ऊपर वाद चलाने से रोकता है और जब जहाँ साझेदार से साझेदारी मामलों में कोई आपस में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो इससे उन्हीं को दिक्कत होती है। इसीलिए फर्म का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें केस है छंदरैया मुतवैया इरावदती, छंदरैया मुतवैया इरावदती बनाम खिद वारंगत इंगाले। थोड़ा सा टफ है लेकिन इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें भागीदार ने भागीदारी फर्म की दुकान का ताला तोड़ के माल उठा लिया, यह भागीदार का गलत काम था। ऐसी स्थिति में धारा 69(1) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा नहीं हो सकता था क्योंकि फर्म जो है वो रजिस्टर्ड था ही नहीं। सेकंड पॉइंट है फर्म या अन्य पक्षकारों के मध्य विवाद। मान लीजिए फर्म में और किसी और पक्षकार के बीच में कोई विवाद हो गया। धारा 69(2) के अनुसार यदि कोई फर्म किसी बाहरी व्यक्ति से कोई संविदा करती है तो इस संविदा से उत्पन्न होने वाले अधिकार के लिए अपंजीकृत फर्म बाहरी व्यक्ति के ऊपर वाद दायर करने से पहले फर्म का पंजीकरण होना जरूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि जो लोग फर्म की ओर से वाद दायर कर रहे हैं उनका नाम भी फर्म के रजिस्टर्ड में हो। वाद वही दायर कर सकता है जो रजिस्ट्रेशन के समय जिसने अपना नाम फर्म के रजिस्ट्रेशन में दिया हो। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि फर्म के उस समय पंजीकृत हो जिस समय वाद हेतु
उत्पन्न हुआ। बहुत सारे लोग होते हैं जब आपस में कुछ क्लैश हो जाता है तब जाके फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं ताकि हम वाद दायर कर सकें। ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा तो आपस में कुछ भी क्लैश होगा तो आप क्या कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। इसमें केस है मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में नंदलाल एंड कंपनी। इसमें कहा गया कि संस्थित करते समय फर्म रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया और वो योग्य नहीं था किसी भी इस चीज़ के लिए वाद लाने के लिए। मुजराई के दावे पर रोक, थर्ड पॉइंट है बार टू द क्लेम ऑफ सेट ऑफ। ये क्या है? अपंजीकृत फर्म किसी संविदा के अंतर्गत, किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत किसी देय धनराशि के लिए बाहरी व्यक्ति से वसूली का वाद दायर नहीं कर सकती है, पर बाहरी व्यक्ति अपनी धनराशि को सदैव फर्म से वसूली का वाद दायर कर सकता है। कोई थर्ड पर्सन है वो फर्म से अपना पैसा वसूल करने के लिए वाद दायर कर सकता है, चाहे फर्म रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। तो अगर बाहरी व्यक्ति दायर कर सकता है, अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड होगा तो आप भी उसके ऊपर वाद दायर कर सकते हैं। इसलिए कितने फ़ायदे हैं फर्म को रजिस्टर्ड कराने के। उदाहरण के लिए रामा एंड कंपनी नाम की एक अपंजीकृत फर्म का रुपया 5,000 क के पास बकाया था और क का रुपया 1,000 रामा एंड कंपनी के ऊपर ऋण था। अब क इस फर्म में रामा एंड कंपनी के ऊपर 10,000 रुपये की वसूली का वाद दायर करता है, पर रामा एंड कंपनी ऐसा दावा नहीं कर सकती है क्योंकि उसने अपने फर्म को क्या किया था, रजिस्टर्ड ही नहीं किया था। चौथा पॉइंट है अन्य कार्रवाई पर रोक, बार टू अदर प्रोसीडिंग। यदि फर्म पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो किसी संविदा से उत्पन्न किसी भी अधिकार को लागू कराने के लिए अन्य कार्रवाई का दावा नहीं कर सकती है। शब्दावली अन्य कार्रवाई काफ़ी व्यापक है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं। इसमें सभी कार्रवाई चाहे किसी भी किस्म की हो सब शामिल है। तो क्या पंच निर्णय संबंधी कार्रवाई अन्य कार्रवाई में शामिल है? कुछ उच्च न्यायालय ने उसका उत्तर ना में दिया और कुछ ने हाँ में दिया है। आखिरकार उच्चतम न्यायालय ने सदैव के लिए विवाद को तय कर दिया है और उस वाद का नाम है जगदीश चंद्रगुप्त बनाम कजरिया ट्रेडर्स लिमिटेड, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देकर भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत पंच निर्णय की कार्रवाई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर भी रोक लगी हुई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कितना ज़रूरी है, किसी भी फर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस होता है और कब आपका फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। फर्म के रजिस्ट्रेशन के बाद फर्म का अगर विघटन करना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है, इसका मैंने पिछली क्लास में आपसे इसकी क्लास ले लिया था मैंने, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं कि कैसे कोई भी न्यायालय फर्म का विघटन करती है। और इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको फैक्ट बताया है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और एक स्ट्रक्चर बना के उसको रिवीजन करिएगा। और अगर आपको ये क्लास एक बार में ना समझ में आई तो इस ऑडियो क्लास को दोबारा सुन लीजिएगा और फिर स्ट्रक्चर तैयार करिएगा। जब भी आप कोई लॉ की क्लासेस करते हैं,